जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एयरफोर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, उसका सेकंड पार्ट आज आपके सामने। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का यदि हम रिलेशन बताना चाहते हैं तो जब भी एंगुलर टर्म को लीनियर टर्म के साथ रिलेट किया जाता है, सिंपली हम रिलेशन बता सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा, यानी कि r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। r टाइम्स ऑफ क्या बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो आप रिलेशन बना सकते हैं लीनियर वेलोसिटी और किसके बीच का? एंगुलर वेलोसिटी का। सो द राइट ऑप्शन इज ए, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल्स टू वी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ गिवन बॉडी इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। यदि हम सेंटर ऑफ द अर्थ पर किसी बॉडी के वेट को कंपेयर करें तो वेट क्या आएगा? तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? W बराबर m इंटू जी। यदि मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पर जाकर जी की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, बिकॉज मास तो क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। जी की वैल्यू को देखें तो जी की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होती है बच्चों? 0। और यदि किसी भी इक्वेशन में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे लिए? 0। सो द राइट आंसर इज सी। वेट हमारा जो होगा सेंटर ऑफ द अर्थ क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस इन विच द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड। देखो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप जनरली यदि चीजों के बारे में जानते हैं तो इसका आंसर सिंपली दे सकते हैं। क्या बोला इसने? वो प्रोसेस जिसमें लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करके हाई फ्रीक्वेंसी वेव इस वेव के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? तो इस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चों? मॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? लो फ्रीक्वेंसी मैसेजेस को हाई फ्रीक्वेंसी मैसेजेस में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। सो सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर विच कलर ऑफ लाइट द क्रिटिकल एंगल इज मिनिमम। ध्यान से, यदि यहाँ पे आप रिलेशन जानते हैं क्रिटिकल एंगल का किसी भी चीज के साथ, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। देखो बच्चों, क्रिटिकल एंगल जो होता है उसका रिलेशन यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ देखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्रिटिकल एंगल का जो रिलेशन है वो कैसा आता है बच्चों? इनवर्स आता है। कैसा आता है? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। यदि मैं क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखूं तो वो कैसा है? इनवर्स है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी कलर के वेवलेंथ के कैसा प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ दोनों के इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो इट मींस मैं कह सकता हूं कि जो मेरा क्रिटिकल एंगल सी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों? लैम्बडा के। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। अब आप जानते हैं यहाँ पे कलर्स का जिक्र किया गया, रेड, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन। यदि आप सीक्वेंस जानते हैं तो हम जानते हैं क्या बच्चों? कलर सीक्वेंस विबग्योर होता है। क्या होता है कलर सीक्वेंस? विबग्योर। यदि आप इसमें ठीक से देखें तो यदि आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है बच्चों? इंक्रीज होती है। इट मींस मिनिमम वेवलेंथ किसके लिए होती है? हमारे वॉयलेट कलर के लिए। यदि वेवलेंथ मिनिमम है किसके लिए बच्चों? वॉयलेट कलर के लिए। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है? क्रिटिकल एंगल किसके लिए मिनिमम होगा? यदि वॉयलेट का वेवलेंथ मिनिमम है बेटा तो क्रिटिकल एंगल भी वॉयलेट का ही क्या होगा? मिनिमम होगा। इट मींस द राइट आंसर इज सी। वॉयलेट कलर के लिए हमारा क्रिटिकल एंगल क्या आएगा बच्चों? सबसे कम आएगा। कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, वॉयलेट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बिलो फिगर is a part of an electric circuit. Find the value of electrical current and direction in OD part. O से D part कहाँ दिख रहा है हमको? ये और ये। इस पार्ट के अंदर हमको करंट की वैल्यू भी बतानी है और करंट की डायरेक्शन भी बतानी है। बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत फेमस ये क्वेश्चन कह सकते हो आप। इसे कहते हैं हम किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? किसी भी जंक्शन पर मीट करने वाले सभी इलेक्ट्रिकल करंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होता है बच्चों? 0 होता है। इट मींस समेशन ऑफ आई एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप इसे। अब यहां पर किरचॉफ ने क्या बताया था? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो करंट जंक्शन से अवे जाएगा उसे आप नेगेटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आएगा या जंक्शन की तरफ आएगा उसे आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और सभी का सम क्या करेंगे? आप कांस्टेंट करेंगे। इस करंट की डायरेक्शन देखिए आप ठीक से, अवे फ्रॉम द जंक्शन है। इस करंट की डायरेक्शन देखिए, अवे फ्रॉम द जंक्शन है। इस करंट की डायरेक्शन देखिए, अवे फ्रॉम द जंक्शन है। ये तीनों करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं, मतलब ये तीनों नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। इसका मतलब यदि 3 करंट इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं तो कोई ना कोई करंट इस जंक्शन की तरफ आया
होगा, क्योंकि जितना करंट जिस किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से दूर भी जाएगा। तो जाने वाले करंट की वैल्यू यदि कंसीडर करें तो 4 + 2 + 1 कितने 7 एम्पियर करंट इस जंक्शन से क्या कर रहा है बच्चों, जा रहा है। इट मींस इस ब्रांच से 7 एम्पियर करंट ही क्या किया होगा, इंसर्ट किया होगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या है, डी से ओ की तरफ, टुवर्ड्स टू द ओ। सो द राइट आंसर इज 7 एम्पियर एंड टुवर्ड्स डी। डी की तरफ नहीं है बच्चों, ओ की तरफ है। सो राइट आंसर इज सी, 7 एम्पियर एंड टुवर्ड्स ओ। किसकी तरफ जा रहा है करंट, ओ की तरफ जा रहा है। कितना एम्पियर जा रहा है, 7 एम्पियर। समझ में आया। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, किसी जंक्शन पर मीट करने वाले सभी इलेक्ट्रिकल करंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम जीरो भी कह सकते हैं। अब यदि जंक्शन से जो करंट दूर जा रहा है तो जंक्शन पे उतना ही करंट जंक्शन की तरफ आया भी होगा। 7 एम्पियर यदि जंक्शन से दूर जा रहा है तो 7 एम्पियर ही जंक्शन की तरफ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। Two charges plus 1 microcoulomb and plus 5 microcoulomb are placed at 2 centimeter apart. एक चार्ज कितने माइक्रोकुलम का है बच्चों, 1 माइक्रोकुलम का है, और दूसरा चार्ज कितने माइक्रोकुलम का है, 5 माइक्रोकुलम का है। इन दोनों को एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। कितने डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, 2 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोल रहा है, देन द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज 1 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम विल बी। अब एक बात देखो बेटा, दोनों का नेचर चूंकि कैसा है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। यदि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा होगा और दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा होगा। मतलब इस पे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, इस पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। अब यदि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ हम क्या कह सकते हैं बच्चों, F = K Q1 Q2/r²। चूंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है बच्चों, तो R एक कांस्टेंट है, K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब आप एक बात देखो, 5 × 1 करो या 1 × 5 करो, मतलब इसके थ्रू इस पे जितना फोर्स लगाया जाएगा उतना ही फोर्स इसके थ्रू इस पे भी लगाया जाएगा। मतलब ये रेशियो अल्टीमेटली हर बार क्या आने वाला है बच्चों, 1:1। जितना, इसे एक्शन रिएक्शन पेयर भी कह सकते हैं, जितना फोर्स पहला दूसरे पे लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा भी पहले पे लगाएगा। बिकॉज दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किन किन फैक्ट पे डिपेंड करता है, पहला जो फैक्टर डिपेंड करने के लिए वो है चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 × Q2, और दूसरा जो फैक्ट है इन दोनों के बीच में डिपेंड करने के लिए वो क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है बेटा, तो बचा कौन, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट चाहे 1 × 5 करो या 5 × 1 करो, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, सेम आएगा। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम अंडरगोज अ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर/सेकंड टू 3 मीटर/सेकंड इन 2 सेकंड्स। कोई बॉडी है जिसका मास कितना है बच्चों, 1 किलोग्राम है। मास कितना है बच्चा, 1 किलोग्राम है। इसका वेलोसिटी का जो चेंज आया है वो 2 मीटर/सेकंड से 3 मीटर/सेकंड हुआ है 2 सेकंड के अंदर। यानी कि फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी की कितनी, 3 मीटर/सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी का कितना था, 2 मीटर/सेकंड। और सब कुछ कितनी देर में हुआ बच्चों, 2 सेकंड में हुआ। कितनी देर में हुआ, 2 सेकंड में। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन, ये क्यों चेंज आया वेलोसिटी में, बिकॉज यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हुआ है। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन कब तक चेंज नहीं कर सकती, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगी है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यदि आप न्यूटन के सेकंड लॉ को जानते हैं तो आप पाएंगे कि क्या बेटा, जो फोर्स होता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि डेल्टा P/डेल्टा T को हम क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब हमसे अल्टीमेटली किसके बारे में बात हो रही है, फोर्स के बारे में। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि मास तो हमको गिवन है पर एक्सेलरेशन हमको दिया नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v = u + at। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, u की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और t की वैल्यू कितनी है, 2। 3 - 2 1, 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 मीटर/सेकंड²। इट इज द एक्सेलरेशन। अब आपके पास मास भी है बच्चों, एक्सेलरेशन भी है, तो मास की वैल्यू आपके पास 1 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 0.5 या 1/2। प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/2, जिससे आप अल्टीमेटली क्या कह सकते हो, 0.5। चूंकि सारा कैलकुलेशन आपने SI यूनिट में किया है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, SI यूनिट में। सो द राइट आंसर इज 0.5 न्यूटन। द राइट ऑप्शन इज सी, 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ कहां पढ़ते हैं हम बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फैराडे के थ्रू क्या कहा गया था,
कि भाई जब तक आप फ्लक्स चेंज करते रहोगे तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता रहेगा, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये उसी कोस का अपोज करने लगता है जिस कोस के कारण ये खुद क्या हुआ था बच्चों, प्रोड्यूस हुआ था। इट मींस यहां पर लेंज लॉ जो बताता है वो बताता है किसी न किसी चीज के अपोज को। क्या बताता है लेंज लॉ? किसी न किसी चीज के अपोज को। और वो अपोज क्या होता है भाई? ये जो इंड्यूस हुआ है ईएमएफ ये किस कारण से हुआ था? फ्लक्स में चेंज होने के कारण। किसके कारण हुआ था? फ्लक्स में चेंज होने के कारण। और जो फ्लक्स में चेंज होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ है ये उस कॉज का अपोज करने लगता है जिस कॉज के कारण ये खुद क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था। और याद रहे लेंज लॉ हमेशा बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काय पे बेस्ड होता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनका प्रोपगेशन किस डायरेक्शन के अलोंग होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमेशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है बच्चों किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। तो यदि यहां से मैं रिजल्ट निकालूं तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप ठीक से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों ही एक दूसरे के साथ क्या रहती है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। सो द राइट आंसर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। Which of the following is a unitless and dimensionless quantity? इनमें से कौन सी क्वांटिटी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है? ना तो उसके पास यूनिट है ना उसके पास डायमेंशन। बच्चों यदि आप एंगल को देखो तो एंगल का तो क्या होता है? यूनिट होता है रेडियन, बट इसके पास डायमेंशन नहीं होता है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट इसके पास यूनिट है। वैसे यदि आप सॉलिड एंगल को देखोगे तो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। यदि आप इस रेशियो को ठीक से देखो तो स्पीड से स्पीड का यूनिट और डायमेंशन, यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और यदि किसी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पर यदि मैं ऑप्शन चेक करूं तो द राइट आंसर इज सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास ना तो यूनिट है, सॉरी हमसे पूछा यूनिटलेस भी होना चाहिए और डायमेंशनलेस भी, ना तो यूनिट है ना ही क्या है बच्चों? डायमेंशन है। सो द राइट आंसर इज सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच हैज मैक्सिमम इलास्टिसिटी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है? सबसे पहले बच्चों इलास्टिसिटी जो है प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने शेप को रीगेन कर सकता है। अपने शेप को क्या कर सकता है बेटे? रीगेन कर सकता है। और ये जो रीगेन करने की प्रॉपर्टी होती है सबसे ज्यादा किनके अंदर होती है? सॉलिड्स के अंदर। किनके अंदर होती है? सॉलिड्स के अंदर। सॉलिड सबसे ज्यादा क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है, हम लोग बहुत पढ़ते हैं 11th के अंदर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है कौन चीज बेटा? स्टील। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों? ज्यादा इलास्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इलास्टिसिटी को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज ग्रेटेस्ट फॉर। अच्छा बच्चों यही क्वेश्चन दूसरे या तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर रिपीट किया था। आप देख रहे हैं किसी भी एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, एक ही क्वेश्चन को उसने दो तरीके से पूछा है। पिछली बार इसी क्वेश्चन को उसने क्या पूछा था भाई कि इनमें से कौन से कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, और अभी क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन से कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। सो आपको पिछली बार भी मैंने रिलेशन बना के दिखाया था। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका रिलेशन क्रिटिकल एंगल के साथ कैसा होता है बच्चों? इनवर्स होता है। कैसा होता है? क्रिटिकल एंगल के साथ इनवर्स। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका जो रिलेशन है वो वेवलेंथ के साथ कैसा होता है? इनवर्स होता है। वेवलेंथ के साथ भी कैसा होता है? इनवर्स होता है। यानी कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो वेवलेंथ के साथ भी इनवर्स है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्रिटिकल एंगल के साथ। यहां से आप देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के साथ भी क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब हमसे बोल रहा है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? तो यदि आप ठीक से देखो तो जिसके लिए लैम्बडा सबसे कम होगा उसके लिए म्यू सबसे ज्यादा होगा। अब यदि आप कलर सीक्वेंस जाने तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, कलर सीक्वेंस होता है क्या बच्चों? विबग्योर,
इसमें क्या सातों कलर के बारे में जिक्र किया जाता है। कौन कौन से कलर? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यदि हम वॉयलेट से किसकी तरफ जाएं, रेड की तरफ, तो हमारा वेवलेंथ क्या करता है बच्चों? इंक्रीज होता है। इट मींस लैम्बडा मिनिमम किसके लिए होता है पहले बच्चों? लैम्बडा मिनिमम होता है किसके लिए? वॉयलेट के लिए। किसके लिए? यदि वॉयलेट के लिए लैम्बडा मिनिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों? सबसे ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अल्टीमेटली दूसरे टर्म्स में क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डेंसिटी, जो किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को डिसाइड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड उतनी ही ज्यादा। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होती है और सॉलिड के अंदर लाइट की स्पीड सबसे स्लो होती है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन टू द वैक्यूम। यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर फिर से क्या होगा? वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा। यानी यहाँ से एक और क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, इनमें से कौन से कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा? सो द राइट आंसर इज रेड। और सबसे कम स्पीड किसका होगा? वॉयलेट का, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द टेम्परेचर एट विच एनी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो बेटा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बेसिकली तीन तरह के होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। देखो डायामैग्नेटिक पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता नहीं, मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप जनरली खत्म नहीं कर सकते, पर पैरा और फेरो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं। यदि इनका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। अब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? फेरोमैग्नेटिक। ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। और इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या होता है? इफेक्ट होता है। टेम्परेचर जैसे ही हम फेरोमैग्नेटिक का बढ़ाते हैं तो ये क्या करते हैं? अल्टीमेटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होते हैं। पर उस टेम्परेचर को कहते हैं क्या है? उस टेम्परेचर को कहते हैं बच्चों क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को? क्यूरी टेम्परेचर। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी। और वो टेम्परेचर को क्या कहते हैं? जहां पर मैग्नेटिक कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, इट इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इन अ साइक्लोट्रॉन इज। देखो बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है चार्ज पार्टिकल के। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की किस बात पे डिपेंड कर रही है? हाँ, साइक्लोट्रॉन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? पहले तो आप उस बात पे डिस्कशन करिए। यदि हम रेडियस के फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? रेडियस के फॉर्मूले। पहली बात तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करवा सकता है? एक्सेलरेट करता है। चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ध्यान रहे, साइक्लोट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करवा पाता है? एक्सेलरेट नहीं करवा पाता है। रीजन क्या है? रीजन आपको सिंपली मिल जाएंगे जब आप साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पे देखो, फिलहाल साइक्लोट्रॉन क्या कर सकता है? जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, जैसे ड्यूट्रॉन, इनको क्या कर सकता है बेसिकली बेटा? एक्सेलरेट कर सकता है। और एक्सेलरेट कैसे करता है? सर्कुलर पाथ पे घुमाकर। अब यदि सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है तो यहां पर अल्टीमेटली होता क्या है? मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा एंड लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इन दोनों को यदि एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिखे बेटा हम, तो क्या पाएंगे हम? रेडियस का हमारे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज इक्वल्स टू MV/QB। किसका फॉर्मूला आया बच्चों हमारे पास? रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आया। अब यदि हमारे पास रेडियस आई गया तो हम क्या टाइम पीरियड बता सकते हैं? टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड होता है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर वन रिवॉल्यूशन। यदि इस टाइम की बात करें तो सर्कुलर पाथ पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? विच इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस 2πr। और टाइम किस वेलोसिटी से किया होगा? लेट कंसीडर v वेलोसिटी, जो हम हमेशा कंसीडर कर ही रहे हैं। r का हमारे पास फॉर्मूला है विच इज 2π। r का फॉर्मूला हमने डेराइव किया है विच इज MV/QB। क्या फॉर्मूला डेराइव किया बच्चों? MV/QB। और v ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई में v से v क्या हो गया? कैंसिल। यदि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप देखो साइक्लोट्रॉन के लिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2πm/QB। यदि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चों, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो यदि इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो किसका फॉर्मूला मिल जाएगा मेरे को? टाइम पीरियड का, विच इज इक्वल्स टू QB/2πm। अब यदि यहां से आप ठीक से देखो तो मास के फ्रीक्वेंसी कैसा दिखाई दे रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में आपका राइट आंसर आ गया। यदि आप बेसिक फॉर्मूले जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इजीली कैलकुलेशन करके डिपेंडेंसी बता सकते हैं। क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। स्पीड का तो रोल ही नहीं है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के अंदर।
स्पीड का कोई रोल नहीं, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, अ वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 27 इक्वल ड्रॉपलेट्स। बच्चों देखो, एक वाटर का ड्रॉप है, पानी का क्या है, एक बूंद है। लेट कंसिडर इस बूंद का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, बड़ी बूंद है। इसको हमने 27 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करा बेटा, बराबर बराबर टुकड़ों में क्या किया, डिवाइड किया। कितने टुकड़ों में, 27 छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से क्या किया, डिवाइड किया। अब मैं एग्जैक्ट 27 टुकड़े नहीं बना रहा हूं, आप समझिएगा कितने, 27 छोटे छोटे हमने क्या किया, वाटर ड्रॉपलेट बनाए। उनमें से हर एक ड्रॉपलेट की रेडियस हम कंसीडर कर लेते स्मॉल आर। क्या कंसीडर कर लेते, स्मॉल आर। अब यहां से ठीक से देखो, हमसे क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर साइड ऑफ द बिग ड्रॉपलेट ड्रॉप विल बी। प्रेशर का डिफरेंस पूछ रहा है। किसका डिफरेंस पूछ रहा है बच्चों, प्रेशर का डिफरेंस। किसका डिफरेंस पूछ रहा है, प्रेशर का। सबसे पहली बात तो एक बात देखो, यदि ड्रॉपलेट में प्रेशर का डिफरेंस बताना है, किसका डिफरेंस बताना है, प्रेशर का डिफरेंस। तो प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली बेटा यहां पर सबसे पहले तो आप कंपेयर करिए वॉल्यूम का। यदि मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लूं, प्रेशर क्या होता है बच्चों, P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यदि मैं इन वाटर ड्रॉपलेट के वॉल्यूम, अरे हम सिंपल सी बात है, यदि एक बड़ा सा ड्रॉपलेट है तो स्फेरिकल ड्रॉप होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम के सम के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यदि मैं बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकालूं तो वो वॉल्यूम क्या है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, कह सकते हैं क्या। अब छोटी छोटी ड्रॉपलेट कितनी है, 27, और उनमें से एक ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब यदि 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल आउट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 27 टाइम्स ऑफ आर क्यूब। यदि मेरे को छोटे आर का रिलेशन चाहिए, अल्टीमेटली जो प्रेशर होता है वो काय पे डिपेंड करेगा, प्रेशर होता है जो एरिया पे डिपेंड करेगा, और एरिया कैसे डिसाइड होगा, रेडियस से। यानी कि मैं छोटे आर का रिलेशन देखूं बड़े आर के साथ, तो आर स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब बाय 27। और यदि मैं स्मॉल आर का रिलेशन चाहता हूं तो स्मॉल आर का रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, आर डिवाइडेड बाय 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। किसका क्यूब होता है, 3 का। सो जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो r/3 के क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट, यानी कि 1/3 हो जाना चाहिए किसका, स्मॉलर ड्रॉपलेट का। सो द राइट आंसर इज बी, 1/3 ऑफ दैट ऑफ दी फॉर स्मॉलर ड्रॉपलेट। छोटी जो ड्रॉपलेट होगी उसका 1/3 रहेगा। कितना रहेगा, 1/3। सिंपली अभी आप देखें तो प्रेशर जो होता है एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया बढ़ने पर प्रेशर क्या कर जाता है, कम। तो एरिया किसका ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर इसका कम। मतलब छोटी वाली ड्रॉपलेट के अंदर जो भी प्रेशर है उसका यहाँ पर 1/3 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। किसी प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्जन होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों, प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन होना मतलब व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से क्या करवाई जाती है, पास करवाई जाती है, तो ये प्रिज्म उसको क्या करता है, अपने 7 कलर्स में क्या कर देता है, डेविएट कर देता है, या फिर कह दो स्प्लिट कर देता है। सबसे नीचे सबसे ज्यादा डेविएट किसको करता है, वॉयलेट को, और सबसे कम डेविएट किसको कर पाता है, रेड को। और रीजन में सिंपली बता चुका हूं पहले, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा, जिसका स्पीड कम होता है उसको इजीली डेविएट किया जा सकता है। अब देखो किस बात पे डिपेंड करता है, क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, प्रिज्म के साइज ऑफ प्रिज्म डिपेंड करता है, हाइट ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, वन ऑफ द एंगल ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है। तो देखो ना तो प्रिज्म के साइज से फर्क पड़ता है, ना हाइट से फर्क पड़ता है, ना ही एंगल्स फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली जो डेविएशन है काय पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। काय पे डिपेंड करता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आप डेविएशन के कुछ फॉर्मूले देखें तो डेविएशन का एक फॉर्मूला क्या होता है, I + E - A। I क्या होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या होता है यहाँ पर, एंगल ऑफ इमरजेंस, और A क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेविएशन का ये फॉर्मूला है। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल नहीं, लेकिन आप सेकंड फॉर्मूला यदि प्रिज्म फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। जहां से आप किसी भी प्रिज्म के नेचर वगैरह को डिफाइन करते हैं तो वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जिससे ये बनाया जा रहा है। सो डिस्पर्जन कितना होगा, ये कितना नहीं होगा, किस बात पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। बच्चों होगा क्या, जब रे रेयर मीडियम से कहां जाएगी, इस प्रिज्म के अंदर विच इज अ डेंसर मीडियम, तो कितना डेविएट होगा कितना डेविएट नहीं होगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रिज्म के जो मटेरियल है प्रिज्म का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, if a liquid weights the glass surface, the free surface of liquid in the glass capillary will be। यदि कोई लिक्विड किसी ग्लास कैपिलरी के अंदर ग्लास को क्या कर रहा है, वेट कर रहा है,
हमने मान लिया कि भाइयों ये क्या हमारे पास एक कैपिलरी जिसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड जो है ग्लास को क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। पहली बात तो बच्चों यदि आपने फ्लूइड्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप एंगल ऑफ कांटेक्ट जानते होंगे, और एंगल ऑफ कांटेक्ट जब क्या होता है बच्चों, लेस देन 90 डिग्री होता है, तो जो सॉलिड सरफेस होती है उसको लिक्विड सरफेस क्या कर देता है, जनरली वेट कर देता है, भिगो देता है। और जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो जो मेनिस्कस होता है जनरली वो क्या बनता है, कॉनकेव बनता है। क्या बनता है मेनिस्कस, कॉनकेव बनता है। यदि यहाँ पे मेनिस्कस की बात करें तो जनरली कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज डबल देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बिकम्स। देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, कहां पर बच्चों, किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर। मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी आप मानना चाहते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो हमें सेंटर पर क्या बतानी हो, यदि मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाय ए। या इसका रेडियस लेट कंसीडर, अपन इसका रेडियस कंसीडर कर लेते हैं ए। तो इसका जो रेडियस है वो क्या माना हमने, ए। फॉर्मूला बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 इंटू ए। काय पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात काय पे डिपेंड करता है, रेडियस पर। हमसे क्या बोला, अब यदि मैं रेडियस को ही क्या कर दूं, डबल कर दूं। अब यदि मैं इस फॉर्मूले में रेडियस को डबल कर दूं, ए की जगह क्या लिख दूं बच्चों, 2a लिख दूं, तो बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 इंटू 2a। अब यदि यहां से देखें तो हम बी जो है, नया वाला जो बी डैश है, नया वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डैश, वो पुराने मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया होगा बच्चों, 1/2 हो गया होगा, हाफ हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 1/2। कह सकता हूं कैसा, क्या हो गया होगा, 1/2। ये हो गया बी का वैल्यू, और इसका कितना, 1/2। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर जाएगा, हाफ हो जाएगा, यदि आपने रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द यंग्स मॉड्यूलस of a rod of length L and radius R is capital Y. The rod is cut into two parts of equal length L/2. Then Young's modulus of each part will be. सबसे पहली बात तो बच्चों Young's modulus जो होता है, यंग्स मॉड्यूलस अल्टीमेटली मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि लेंथ वगैरह पर। यदि मटेरियल ही चेंज नहीं करा, आपने करा क्या, अल्टीमेटली एक रोड था आपके पास, उसको बीच में से कट करके इसके 2 पार्ट बना दिए, और 2 पार्ट बना दिए तो एक पार्ट का यंग्स मॉड्यूलस पूछ रहा है। अब यंग्स मॉड्यूलस तो चूंकि इस मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और मटेरियल तो आपने चेंज किया ही नहीं है। मटेरियल यदि चेंज नहीं किया है तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी क्या नहीं होगी बच्चों, चेंज नहीं होगी। सो द राइट आंसर इज वाई, यंग्स मॉड्यूलस का कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are then connected into parallel. The equivalent resistance value will be. बच्चों सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है। यदि कोई आपके पास रजिस्टर है, यदि कोई आपके पास क्या है बच्चों, रजिस्टर है, लाइक आपके पास 50 ओम का क्या है, एक रजिस्टेंस है। 50 ओम का क्या है आपके पास, एक रजिस्टेंस है। यदि इसको मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि इसके 5 टुकड़े कर दूं, तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली इसका 1/5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 50/5। हर एक टुकड़े का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 10 ओम, यानी कि इसका 1/5। कितना आएगा, 1/5। अब यदि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कहानी में क्या कहा गया, बोले एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। इसको हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा है, n पार्ट्स में। तो एक टुकड़े का जो रेजिस्टेंस बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, मैंने बोला था टोटल रेजिस्टेंस जो होता है उसका कितने टुकड़े करें उससे डिवाइड करते हैं, तो R/n एक टुकड़े का रेजिस्टेंस बनेगा। अब हमने इन सबको किस कॉम्बिनेशन में अरेंज करा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाले तो वो क्या होता है बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट होती है। अब ये कहां तक गया बच्चों, प्लस 1/Rn तक गया है। कहां तक गया, प्लस 1/Rn तक, हाँ या ना। अब R की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है, उस इक्विवेलेंट वैल्यू को आप R/n बोल रहे हैं, मतलब इसको यदि रेसिप्रोकल करूंगा मैं तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1/R/n प्लस 1/R/n प्लस 1/R/n प्लस 1/R/n। इस तरह से क्या करेगा बच्चों, चलता रहेगा प्रोसेस। यदि n को पलटे हम तो n कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, n/r प्लस n/r प्लस n/r प्लस n/r। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हाँ या ना बेटा। यदि इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है और कहां तक गया है सीक्वेंस, n तक गया है। कहां तक गया बच्चों ये सीक्वेंस, n तक। तो आप n को क्या कर सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, फिर आपके पास जो रिजल्टेंट आया वो क्या है बच्चों, n को यदि हम कॉमन ले लें तो n आया। अब यदि यहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं यदि हम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारे पास बेसिकली जो रिजल्ट आएगा, हमारे पास बेसिकली जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? R बाय एन स्क्वायर। क्या आएगा? R बाय एन स्क्वायर। ये तो रिजल्ट क्या आएगा? एन स्क्वायर बाय आर, लेकिन चूंकि आप इसको क्या निकाल रहे हो? 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो। जब पलटोगे तो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मिलके क्या बनेगा आपको? R बाय एन स्क्वायर। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The difference between the source and the sink temperature for the Carnot engine is 200 Kelvin। यहाँ डिग्री गलत यूज हो गया क्योंकि केल्विन में कभी भी डिग्री का यूज नहीं होता। पर ध्यान दीजिए, सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर उसका डिफरेंस कितना बताया हमको? 200 केल्विन बताया। इफ द एफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन इज 50% देन द सोर्स टेम्परेचर। हमसे सोर्स के टेम्परेचर के बारे में बात करी। सबसे पहले तो एफिशिएंसी क्या होती है किसी कार्नोट इंजन की? एफिशिएंसी होती है वर्क डन पर यूनिट हीट टेकन बाय द सोर्स। वर्क डन पर यूनिट हीट टेकन बाय द सोर्स। यदि हम वर्क डन को निकाले तो वर्क डन को हम W को हम यहां से रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। Q1 क्या है? यहां से हीट एब्जॉर्ब बाय द सोर्स, और Q2 क्या? हीट गिवन टू द सिंक। तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईटा, और इसको टेम्परेचर से रिप्लेस करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बनता है? 1 माइनस T2 बाय T1। T2 क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर ऑफ सिंक है, और T1 क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। अब आप ध्यान से देखिए तो T2 माइनस T1, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 200 केल्विन है। कितना है बच्चों? 200 केल्विन। या इसको आप इस तरह से लिखें T1 माइनस T2, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का टेम्परेचर क्या है? T2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 200 केल्विन है। ये हमको सिंपली क्वेश्चन में बताया है। और एफिशिएंसी क्या बताया इंजन की हमको? 50%। 50% को यदि मैं देखूं तो हाफ, यानी कि इसको आप 100 जूल एनर्जी दोगे तो 50 जूल एनर्जी को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। अब ठीक से देखो आप, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू अप्लाई करूं मैं, लेट कंसीडर मैंने T2 को क्या मान लिया बच्चों? X मान लिया। क्या मान लिया T2 को? तो T1 क्या हुआ? X प्लस 200, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था बच्चों? 200 का था। और टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए मैंने X प्लस 200 माना। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। इन वैल्यूज को यदि इस इक्वेशन में रखे तो n की वैल्यू क्या बच्चों? 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x अपॉन में x प्लस 200। इसको सोल्व किया जा सकता है बड़ा इजीली बच्चों। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 200 आई। x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 200। पर हमें तो सोर्स का टेम्परेचर बताना है, विच इज x प्लस 200। मतलब x प्लस 200 यदि मैं करूं तो x की वैल्यू है 200, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 400। इट मीन्स जो आपका सोर्स है वो किस टेम्परेचर पर लाई कर रहा है? 400 केल्विन। द राइट आंसर इज बी। कितने टेम्परेचर पर लाई कर रहा है सोर्स हमारा? 400 केल्विन पर। ठीक है, याद रहे एयरफोर्स के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा कार्नोट इंजन का पूछा जाएगा, हमेशा फिक्स है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। अ हीट इंजन टेक्स इन 750 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वर। एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिससे 750 जूल एनर्जी आपने ली है और प्रोड्यूस किया 450 जूल वर्क ईच साइकिल। व्हाट इज द एफिशिएंसी? देखो बेटा, एफिशिएंसी निकालने का तरीका सिंपल सा है। आपने कितना सोर्स से लिया है प्लस कितने वर्क को आपने कन्वर्ट किया है, दोनों के रेशियो को निकाल लीजिए, आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। तो आपने कितना जूल हीट लिया था सोर्स से? 750, पर आपने कन्वर्ट कितना किया? केवल 450। आपने लिया कितना था बच्चों? 750 जूल लिया था और आपने कन्वर्ट कितना किया? केवल 450 को किया, बाकी का आपने वेस्ट किया होगा सिंक के पास। मतलब आपकी जो एफिशिएंसी हो सिंपली कैसे निकाली जा सकती है? हीट converts into work divided by heat taken from the source। 0 से 0 कैंसिल, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? 5 9 45, और यहां पे क्या कह सकते हैं? 15 5 75। यदि 15 से 9 को डिवाइड करें तो हम कितना आता है? 0.6। इट मीन्स आपका जो एफिशिएंसी इस इंजन का कितना है? 0.6 है। ये इंजन या वगैरह वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट है इसका एफिशिएंसी क्या है? 0.6 है। मतलब यदि आप इसको कितना है जूल हीट दोगे? 100 जूल हीट दोगे तो ये 60 जूल हीट को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा वर्क में, और 40 जूल हीट को ये वेस्ट करेगा। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज 30 जूल एंड एट द 50 जूल ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम। सिस्टम को आपने हीट कितनी दी है? 50 जूल, और 40 जूल वर्क डन हुआ है। बाकी का हीट कहां गया होगा बच्चों? इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा। सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब हमको बच्चों किसकी वैल्यू बतानी है? डेल्टा W की, सॉरी डेल्टा U की वैल्यू बतानी है। अब आप ठीक से देखो, 50 जूल आपने हीट ली थी सिस्टम से। कितने जूल हीट ली थी?
सिस्टम को जो हीट दी आपने वो 50 जूल हीट दी, और जब हीट देते हैं सिस्टम को तो उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। आपको डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। यदि आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो कितना वर्क किया आपने, 40 जूल का वर्क किया है, तो आपको डेल्टा यू की वैल्यू बतानी है। डेल्टा यू की वैल्यू सबके पास सिंपली आ चुका है इस इक्वेशन को याद होने के बाद, 50 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 10 जूल, विच इज इक्वल्स टू 10 जूल। कितने जूल हीट को कन्वर्ट किया आपने, केवल 10 जूल। याद रहे यहाँ पे माइनस 10 जूल भी मिलेगा आपको, 10 जूल भी मिलेगा। आप स्मार्टली प्ले करें अपने आंसर को। डेल्टा क्यू कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, डेल्टा यू कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, डेल्टा डब्ल्यू कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये आपको सिंपली क्लासेस के अंदर टीचर्स बताते हैं। उस चीज को फोकस करिएगा, याद करिएगा, अदरवाइज आपका थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उससे आने वाले क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से दो क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर डाले गए हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और बच्चों टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इज गिवन बाय डेल्टा क्यू इज हीट एक्सचेंज, डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी, पी इज द प्रेशर एंड डेल्टा वी इज द वॉल्यूम। यदि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, डेल्टा यू प्लस डेल्टा W। यदि वर्क डन को यदि कन्वर्ट करके लिखे हम तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P टाइम्स ऑफ डेल्टा V, यानी कि वॉल्यूम। अब यदि इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर दिए हैं तो आप देखो डेल्टा U क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। यदि डेल्टा U कांस्टेंट हो चुका है, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों यदि, तो डेल्टा U भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन सिंपली हमको इस तरह से दिखाई देगा। यदि सिंपली इस इक्वेशन को हम इस तरह से देख पा रहे हैं तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, डेल्टा क्यू बराबर पी डेल्टा वी, द फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर क्या है बच्चों, ए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की सीरीज का। व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/4 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ आर। देखो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी, विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि यदि हम अर्थ सरफेस से कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होती है, डिक्रीज होती है। पर हमसे ही बोल रहा है कि जी की वैल्यू कहां पर 1/4 रह जाएगी, मतलब सिंपली जी डैश यानी कि नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके बराबर चाहिए हमको, g/4 के। अब यदि आप फॉर्मूला जानते हैं जी का, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, gm/r² होता है। क्या होता है फॉर्मूला, gm/r²। और यदि किसी हाइट पर जाकर जी डैश का फॉर्मूला देखें आप, तो फॉर्मूला क्या होता है, gm/r+h का होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर कर सकते हैं। जी की वैल्यू आपको बता ही रखी है, जी की वैल्यू कितनी है, gm/r², और जी डैश की वैल्यू क्या है, gm/r+h का होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं gm/r+h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू g कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाय 4r²। यदि आप सिंपली इसको सोल्व करते हैं तो gm से gm कैंसिल, और इस इक्वेशन को सोल्व करें तो आप पाएंगे कि वो डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, जहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट सही है बेटा तो आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएंगी। ज्यादातर क्वेश्चन थियोरेटिकल ही होते हैं, डरे नहीं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फिजिक्स का नाम सुन के ही सबसे पहले तो घबराते हैं, और घबरा के क्या करते हैं, न्यूमेरिकल से डर जाते हैं। न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। यदि आपने बेसिक कैलकुलेशन भी कर रखी है तो आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को इक्वेशन में डालिए, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज आपके सामने जल्दी आएगा। ये सीरीज का सेकंड पार्ट था, इस सीरीज का थर्ड पार्ट आपके सामने कल आएगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज।